हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। तो आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 8th के लिए, जिसमें हम बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं फोर्स क्या है। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुल और पुश। किस तरह का पुल और पुश? दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। बल एक तरह का ऐसा पुल या पुश है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। लिखा हुआ है दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या क्या स्टेट ऑफ मोशन होती है आपको पता है? या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में हो सकता है या तो वो मोशन की स्टेट में हो सकता है। तो फोर्स क्या काम करती है? अपना पुल या पुश लगा करके उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है। सो दैट इज फोर्स। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स? ए फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है, वो रुकी हुई है और उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में आ सकता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स पर मैं इधर से फोर्स लगाऊं, मैं इसको पुश करूं तो क्या होगा? ये बॉक्स मोशन की कंडीशन में आ जाएगी। कैसे? क्योंकि ये बॉक्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा और अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन की कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो मूव करते करते मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रहा है और मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, बदल भी सकती है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक बैट्समैन कैसे एक बॉल को अगर हिट करे तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या आप और एक एग्जांपल समझ सकते हैं, इधर जो फुटबॉल को अगर कोई किक मारे तो कैसे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है? ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। मींस फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट। फर्स्ट में क्या था? ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, मोशन में आ जा रही थी फोर्स अप्लाई करने पर। और थर्ड में क्या है? यहां पर अब ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दें तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे बैट्समैन अगर किसी बॉल को हिट किया तो कभी कभी फील्डर नीचे जो होता है वो उसको कैच कर लेता है, बिल्कुल इस तरह। तो कैच करते टाइम हम नीचे से एक फोर्स लगाते हैं, ऊपर से आ रही बॉल पर नीचे से एक फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट आकर बिल्कुल हमारे हाथों में रुक जाती है, रेस्ट की कंडीशन में हो जाती है ना। सो फोर्स ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। फोर्स कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट की कंडीशन में भी ला सकता है। नेक्स्ट क्या है? आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अब वो चाहे इंक्रीज कर दे और चाहे डिक्रीज कर दे। इंक्रीज और डिक्रीज कब कब होगी? देखिए, अगर इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और इस पर मैं फोर्स लगाऊं इधर से ही, तो क्या होगा? इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, अब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फोर्स, इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ टू फोर्सेस आर applied in same direction they get added up। देखिए यहां पर फिगर बना हुआ है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर एक साथ
एक ही समय में दो फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए। यहां पर बना हुआ है, देखिए, फोर्स F1 और फोर्स F2, बोथ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, दे गेट एडेड अप, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक भारी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है, इट इज ए हैवी बॉक्स एंड यू आर पुशिंग इट बाय फोर्स F1। अब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, आसानी से वो बॉक्स वहां से हिल नहीं रहा है, या हिल भी रहा है तो बहुत थोड़ा थोड़ा आप उसको मूव करा पा रहे हैं। लेकिन अब सपोज कीजिए कि आपका एक भाई भी आकर F2 फोर्स से उसको पुश करने लगे, तो क्या होगा, वो बॉक्स आसानी से मूव होने लगेगा कि नहीं? क्यों हुआ? क्योंकि उसका फोर्स और आपका फोर्स आपस में जुड़ गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आप अब उस बॉक्स को आसानी से मूव करा पा रहे हैं। सो इट इज द कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन दे रिड्यूस ईच अदर। यहां पर अब इसका जस्ट अपोजिट फिगर देखिए, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर भी दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स F1 देखिए इस डायरेक्शन लग रहा है और दूसरा फोर्स F2 इसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, अपोजिट, एक F1 के अपोजिट है F2। तो क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर F1 वाला F2 के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये उसका अपोज करेगा, तो इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2। जरूरी नहीं F1 माइनस F2, यहां पर हम F2 माइनस F1 भी कह सकते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। फोर्सेस के इफेक्ट्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, कॉन्टैक्ट मींस टच। तो अगर दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ टच होता है, मीन इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर लगने वाला फोर्स कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ, इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है मस्कुलर फोर्स में? देखिए, अगर हमारी मसल्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, क्यों इंटरेक्ट करेंगी? जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको उठाना है या इसको पुल करना है या पुश करना है, तो इन सब चीजों में इस ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन होगा, जो टच होगा, वो हमारी मसल्स के साथ होगा, हमारे हैंड्स के साथ होगा। तो इसमें वर्क कौन करेगा, फोर्स कौन लगाएगा? इसमें फोर्स लगा रही है हमारी मसल्स। तो हमारी मसल्स इसको फोर्स लगाकर अगर उठा रही है या खिसका रही है, तो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एग्जांपल समझ में आया? अगला टाइप का फोर्स है वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह का फोर्स है। फ्रिक्शन है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, मान लीजिए हैवी ऑब्जेक्ट है और इस पर हम फोर्स लगाएं, जैसे बहुत भारी सा बक्सा रखा है और अगर आप फोर्स लगाइए तो क्या वो आसानी से मूव हो जाता है? नहीं। हमें ऐसा लगता है कि कोई इसे रोक रहा है, कोई चाहता है कि हम वो ऑब्जेक्ट खिसका ना पाए, तो कोई रोक रहा होता है। कौन रोक रहा होता है? एक दूसरी तरह की फोर्स है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं या केवल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फोर्स which always opposes the motion, जो मोशन का हमेशा विरोध करती है। ये हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई एम पुशिंग फ्रॉम दिस साइड। मैं अगर इस साइड से इसको पुश करूं तो मोशन की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, लेकिन इसी समय फ्रिक्शन इस पर वर्क करेगा, वो इसको इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा।
मैं अगर इसको पुश कर रहा हूं तो मुझे पुश करने से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर वही दूसरी तरफ मैं इधर से फोर्स लगाऊं, इधर से मैं फोर्स अगर लगाऊं तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उसके फिर हो जाएगा। तो दिस इज फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण ही हमारा जमीन पे चलना संभव हो पाया। तो ये तो हुए एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो कांटेक्ट का मींस टच होना, नॉन कांटेक्ट का मतलब टच ना होना। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन कुछ इस तरह का होता है कि वो दोनों एक दूसरे को टच किए बिना कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके? जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको पता होगा। क्या? कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर लेके जाएं और ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा? नीचे की तरफ आने लगती है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे ले जाके छोड़ दे रहा हूं तो ये यही क्यों नहीं रुक रही है, क्यों नीचे की तरफ आ जा रही है? बिकॉज कोई एक ऐसी फोर्स इस पर वर्क कर रही है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। कौन लगा रहा है फोर्स? वो है अर्थ। तो ऐसा फोर्स जो अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपनी लगाकर अपनी तरफ खींचती है इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ध्यान दीजिएगा, केवल अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाती, बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ इट्स मास। मींस जिसका मास जितना ज्यादा अधिक होगा वो उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप समझ गए हैं। अगले टाइप का जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। बचपन में आप सभी के पास एक मैग्नेट होगा, और अब लोहे की कील को जब आप उसके पास लेके जाते थे तो क्या होता था? चिपक जाता था। लोहे की कील आके चुंबक में झट से चिपक जाती थी, ठीक है। या फिर एक मैग्नेट के पास हम एक दूसरा मैग्नेट अगर रखते थे तो क्या होता था? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपका लेता था, या फिर एक दूसरे को रिपल्स भी करता था, दूर भी भगाता था। तो मैग्नेट में एक ऐसी पावर होती है जो कि दूसरे अदर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करती है या तो रिपल्स करती है, या तो अपनी तरफ लाएगी, खींचेगी, या तो अपने से दूर भगाएगी। तो ये जो फोर्स लगता है इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? द थर्ड टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपने कभी पहले सुना है? शायद ना सुना हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जरूर किया होगा। याद है आप लोगों को बचपन में स्केल लेकर जब अपने बालों पर रगड़ते थे, एक प्लास्टिक की रॉड अगर अपने बालों पर हम रगड़ते थे तो रब करने से इसमें चार्ज क्रिएट हो जाता था। अब चार्ज क्रिएट हो जाने के बाद क्या होता था? अगर हम इसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखें तो वो इसको अपनी ओर खींच लेता था, ठीक है। तो इसमें भी जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे उससे हमने इस चार्ज स्केल को टच नहीं किया था, इससे थोड़ा दूर ही रखा था, फिर भी कागज के टुकड़े इस पर कैसे आके चिपक गए? एक फोर्स लग रहा होगा ना। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्जेस के कारण। आपको पता होगा चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, आप पढ़ चुके होंगे। तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अगर एक दूसरी चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाई जाती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स करने लगते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, देखते हैं जरा। अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रखा जाए या निगेटिव के साथ निगेटिव रखा जाए तो इन दोनों ही केसेस में फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपल्स ईच अदर, ठीक है। अगर चार्जेस एक पॉजिटिव के साथ हमने एक निगेटिव रखा है
तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, बिकॉज अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एग्जांपल था कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स का। सो यहां पर फोर्स का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर, लेकिन हम बात करेंगे उसके बारे में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।